वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम करेंगे शिशु सूत्र का 26 चैप्टर। इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से क्वेश्चन बनता है। जिस तरीके से प्रणश्रावी अध्याय है वहां से चैप्टर से क्वेश्चन बनता है, उसी तरीके से पर्णशल्य। पर्णशल्य क्या है? रिटेन्ड फॉरेन बॉडीज जो है, ठीक है। प्रनष्ट का मतलब जो अंदर ही नष्ट हो गई हैं, ठीक है। तो हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। चैप्टर नेम है प्रणशल्य विज्ञान। ये प्रणष्ट का तात्पर्य क्या है विमर्श में देखना, पहले ही शुरुआत उसमें। जो शल्य बाहर से शरीर के भीतर मांसाहारी धातुओं में प्रविष्ट होके नष्ट प्रनष्ट हो जाए, अदर्शित हो जाता है, ठीक है, उसको जानने की यहाँ पे प्रक्रिया का वर्णन कर रखा है, जो चैप्टर का नाम है प्रणशल्य। शल श्वल आशु अगम्य धातु, इसमें शल्य की निरुक्ति बता रखी है। शल श्वल आशु अगम्य, ठीक है, शल या श्वल, ठीक है, इन दो धातुओं से जो है बना है शल्य। फिर ये दो प्रकार का होता है शल्य, हमें बताइए, शारीरिक या गंतु। शारीरिक शल्य किसको बोलते हैं? जो हमारे दूषित हुए दोष हैं वो हमारे शारीरिक शल्य हैं। अगंतु शल्य क्या है? जैसे भाई जो भी फॉरेन जितनी भी बॉडीज अंदर जाती हैं, ठीक है। फिर आइए, ये एक शल्य की परिभाषा दे रखी है। सर्व शरीर अबाध करम शल्यम, इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। कि भाई सारे शरीर में जो बाधा उत्पन्न करे, नॉर्मल फ्लो, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी को जो हैम्पर करे, ठीक है, वो हमारा शल्य होता है। और जहां पे इसका वर्णन है, तत् इह उपदिश्यते इति, कि भाई जहां पे इसका वर्णन है उसको क्या बोलते हैं? शल्य शास्त्रम, ठीक है। फिर आइए आगे। अब शारीरिक शल्य की बारी आती है कि शारीरिक शल्य कौन से हैं और अगंतुज कौन से हैं, ठीक है। तत्र शारीरम, शरीर के कौन से हैं? रोम नख आदि, धातु अन्नमल दोषाश्च दुष्टा, ठीक है। हमारे पास शारीरिक शल्य क्या है? रोम है, नख है, धातु है, अन्नमल है, ठीक है, और आपका दुष्ट दोष है, ठीक है। हमें पता ही है ये रोम जो आपको पता ही होगा, जो लोग बालों को खाते रहते हैं ना, होती है कई लोगों को, फीमेल्स को स्पेशली है ना, खाती रहती है और पेट में गुच्छा बन जाता है बालों का, जिसको क्या बोलते हैं? ट्राइकोबेजोल, ठीक है। वो उसको हम निकालते हैं, ठीक है, वो भी शल्य है। भाई नख खाते रहते हैं, नख चले जाते हैं, वो शल्य है। धातु शल्य है, अन्न मल शल्य है, और दोषा, अन्न मल का मतलब है कि अन्न और मल अलग अलग से, अगर हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक में खाना चला जाता है तो हमें वो भी से खांसी लगना शुरू हो जाती है, दैट इज अगेन अनशल्य। और दोषाश दुष्टा। और अगंतु क्या है? अगंतुज कारण है, चाहे जानवरों से हो गया, चाहे किसी ने ट्रॉमा कर दिया, किसी ने तलवार मार दी, इस ढंग से अगंतुज है, ठीक है। भाई अगंतु अपि शरीर शल्य व्यतिरेण, व्यति व्यतिरेकेण का मतलब क्या है? कि भाई इससे अलग, जो शारीरिक से अलग होंगे वो सारे के सारे अगंतु शल्य हैं, ठीक है। आइए जरा आगे नेक्स्ट। अब ये इन्होंने बता रखे हैं कौन कौन से अधिकारो ही लोह वेणु वृक्ष तृण श्रृंग अस्थिमयेषु तत्रापि विशेषतो लोह, के भी इन सबसे विशेष करके जो लोहे से बने हुए पदार्थ हैं, हिंसार्थ पदार्थ यूज करते हैं। इसमें लोहा जो है, इसके लिए शल्य शब्द बोल जाते हैं। क्यों? लोहा नाम अपि, क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको, लोहा नाम अपि भाई दुर्वारत्वम, कि भाई लोह जो है दुर्वारण होने से। दूसरा अणुमुखत्वात, पहला भाई लोह आदि ज्यादा खतरनाक होते हैं, भाई पहला दुर्बार होने से, दूसरा नंबर पे आपका अणुमुख होने से, तीसरा दुर्प्रयोजनत्वात, भाई दूर से ही इसको छोड़ देने से, ये आपका क्या है, जो अगंतुज में से ये ज्यादा खतरनाक है। और इसको किस फॉर्म में यूज किया जाता है? बाण के फॉर्म पे, ठीक है। शर, शर क्वेश्चन पूछा गया कि शर किसको बोला गया है? शर किसको बोलते हैं? शर बोलते हैं तीर को, ठीक है। फिर आइए आगे। ये शर जो, अब ये तीर है, ये दो प्रकार का होता है ना, हमने पहले के टाइम पे देखी है वो, एक ट्रायंगुलर सा बना होता है, एक सीधा बना होता है, ठीक है। यही दो प्रकार का, एक करनी वाला, एक सलक्षण। सलक्षण मतलब जो बिल्कुल सीधा हो, ठीक है, उसमें कोई एंगल नहीं है बीच में, कि आगे से बिल्कुल टिप पतली और पीछे बिल्कुल एक सिमेट्रिकल चलता है, ठीक है। करनी मतलब जिसमें जैसे ट्रायंगुलर बना होगा, आगे से ट्रायंगुलर होगा, पीछे फिर से एक स्टिक लंबी सी होगी, वो क्या है? वो करनी वाला है। तो अगर आपको पूछा जाएगा शल्य कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, शारीरिक और अगंतुज। लेकिन शर कितने प्रकार का है? सा द्विविधा करणी सलक्षणश्च, ठीक है। कि भाई करणी और सलक्षण। और जो सलक्षण है, सलक्षण मतलब जो सीधा सीधा है, करणी मतलब जो भाई जिसमें एजिस बने हुए हों अलग अलग, ठीक है।
फिर ये किसकी आकृति के वाले होते हैं? विविध वृक्ष पत्र इन सब की आकृति के होने वाले हैं। विविध वृक्ष पत्र पुष्प फल तुल्य आकृति, या फिर ब्याल मृग पक्षी, इनके सदृश जो हमने बाण अलग अलग बना रखे हैं। आइए जरा अब आगे। अब सर्वशल्यान्तु, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कि सारे शल्य जो हैं, महता नाम अणु नाम बा, बोला कि जितने भी हमने शल्य, चाहे वो बड़े हैं चाहे छोटे हैं, उनकी 5 गतियां होती हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई शल्य की कितनी गतियां मान रखी हैं? पंच गति। कौन सी? ऊर्ध्व आधो अर्वाचीन, भाई तिर्यक और ऋजु। ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ को, ठीक है, या तो ऊपर की तरफ को गति करेंगे या नीचे की तरफ को करेंगे या टेढ़े करेंगे, ठीक है, टेढ़े भी हो गए। और तीसरा हमारा क्या आता है? डीप, एक बहुत ज्यादा डीप चला गया और एक बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो हमारे पास ये 5 गतियां होती हैं कि ऊर्ध्ववादा तिर्यक अर्वाचीन और आपका अ, जो है ऋजु, ठीक है। अब शल्य की गतियां चरक ने 3 मानी है, ठीक है। शल्य गतियां चरक 3 मानी है, ठीक है। चरक ने 3 मानी है और अष्टांग संग्रह ने भी 3 मानी है। कौन सी? ऊर्ध्व अधा और तिर्यक। कौन सी है? ऊर्ध्व अधा और तिर्यक। लेकिन अष्टांग हृदय ने 5 मान रखी हैं। अष्टांग हृदय ने 5 मानी है, ठीक है। अष्टांग हृदय ने 5 कौन सी मानी है? 3 तो यही है, प्लस इसके ऊर्ध्ववादा तिर्यक, प्लस इसके वक्र और ऋजु। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वक्र और ऋजु, इन्होंने वक्र एक्स्ट्रा मान रखी है बेटा, किसकी जगह? अर्वाचीन की जगह वक्र बोल रखा है अष्टांग हृदय ने। जो सुश्रुत ने अर्वाचीन बोल रखा है, इसके जगह अष्टांग हृदय ने क्या नाम दिया है? वक्र, ठीक है। बाकी सेम है, अष्टांग हृदय और सुश्रुत की सेम है। शल्य की गतियां कितनी? 5। चलें अब आगे आए। तानी, भाई वेग क्षयात प्रतिघातात व त्वक आदिषु व्रण वस्तु अवतिष्ठन्ते, कि अब ये कहाँ पे बैठते हैं? त्वचा आदि उन जगहों पे बैठ जाते हैं। त्वचा आदि का मतलब क्या हुआ? कि जो हमने हमने व्रण वस्तु पढ़ी है। कितनी व्रण वस्तु है बेटा? हमें पता है ये 8 है। कौन सी? त्वक, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ और मर्म। ये हमने व्रण श्राव्य अध्याय में भी ये पढ़े हैं, 8 व्रण वस्तु। बोले इन 8 व्रण वस्तुओं में बैठ जाती हैं। कौन कौन सी? एक जगह, ठीक है। तो हमारा जो शल्य है, ठीक है, बेक्षय से, और उसको मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव फोर्स लगती है। त्वचा से जाएगा तो थोड़ा सा फोर्स लगेगा त्वचा का, फिर भाई मांस में जाएगा और फोर्स लगेगा, है ना। तो मतलब उसका फोर्स, उसको मतलब रेजिस्टेंस फोर्स मिलती है। तो डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड कितनी है उस बाण की, या उस जानवर की, या जो भी है, हमारी कौन सी व्रण वस्तु में बैठा है। एक जगह तो होगी इसकी व्रण वस्तु। दूसरी जगह क्या आ गई? धमनी स्त्रोतो, ठीक है। तीसरी क्या आ गई? अस्थि विवर। चौथी क्या आ गई? पेशी प्रवृत्ति। तो इन भाई इन्हीं जगहों पे हम इनको पढ़ेंगे। ये 4 जगहें बता रखी हैं। कहाँ कहाँ पे? व्रण वस्तु जो है 8, प्लस इसके धमनी स्रोतस, प्लस इसके अस्थि विवर, और एक जो बच गया दैट इज पेशी। देखो, पेशी और मांस दोनों अलग अलग कर रखे हैं। पेशी मसल फाइबर्स को बोला गया है, ठीक है। आइए जरा अब इनके लक्षणों पे चलते हैं। लक्षण क्या है इनके? लक्षण 2 प्रकार के। तत्र शल्य लक्षणम, ठीक है। तत्तु द्विविधम, सामान्य लक्षण विशेषिकश्च। सामान्य लक्षण क्या? कि कॉमन फीचर्स जो हमें, चाहे कहीं का भी शल्य हो, त्वचा में फंसा है, मांस में फंसा है, अस्थि में फंसा है, कहीं पे भी फंसा है, ठीक है, सिरा में, स्नायु में, संधि में, कोष्ठ में, मर्म में, सारी जगह पे कुछ लक्षण सामान्य मिलेंगे। कौन से कुछ लक्षण सामान्य हैं? पहला नंबर, श्यावम पीड़िका आचितम, कि भाई एक तो वहां पे श्याव पीड़िकाएं होंगी। दूसरा, शोभ वेदनावंतम, शोफ होगी, वेदना होगी। मुहुर मुहुर शोणित श्राविणम, कि बार बार रक्त का स्राव हो रहा है। इसको हाईलाइट कर लेना। मुहुर मुहुर शोणित श्राविणम, बार बार रक्त का स्राव हो रहा है, ठीक है। और आगे, बुध बुधवत उन्नतम, ये हमें लक्षण देखने को मिलता है कि भाई वहां पे थोड़ा सा उभार होगा। और जिस जगह पे अंदर शल्य होगा बेटा, उसके ऊपर का जो स्किन होगी ना, बिल्कुल पतली हो जाती है। अगर वो भर भी जाए, यूजुअली क्या होता है, रिटेन फॉरेन बॉडी जब भी रहती है, उसका पता कैसे करते हैं? उसका पता ऐसा होता है, जब भी शरीर में कोई भी फॉरेन बॉडी होती है, चाहे वो अनमल है ना, चाहे वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारा चला गया खांसी, चाहे नाक में हमारे कोई, जैसे
कोई भी पॉलन चला गया है ना, तो हमारी बॉडी क्या करती है, सिक्रीशंस के साथ उसको बाहर निकालती है। बॉडी का ये वे है उसको बाहर निकालने का। बॉडी वहां पे म्यूकोइड सिक्रीशंस अपनी छोड़ती है, ताकि इसको भाई अपने उस पानी के फ्लो के साथ ही बाहर निकाल दे। इसीलिए देखा होगा आपने, नाक में कुछ होता है, छींके शुरू हो जाती है, पानी निकलना शुरू हो जाता है, आंख में कुछ गिर जाता है, पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये बॉडी का नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म है। भाई हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई खाना चला गया, पानी के साथ बाहर निकलने की कोशिश करता है, यही चीज है। और जब हमारी स्किन आदि के अंदर जो ये जो तरण वस्तु हैं, अगर इसमें चला जाए, तो पहले तो वो कुछ टाइम के लिए हो सकता है वो हील हो जाए, लेकिन कुछ टाइम बाद वो वहां पे स्किन को पतली कर देता है। क्यों? क्योंकि अंदर से फ्लो के साथ उसको निकालने की कोशिश कर रही है बॉडी, तो उसमें पस निकलना शुरू होती है, डिस्चार्ज निकलना शुरू होता है। तो मृदुमासस्य व्रणम जानियात स शल्यमिति। तो शल्य वाले व्रण में हमें पहला भाई श्याम पीड़िकाएं मिलेंगी, दूसरे नंबर पे वहां पे शोफ भी होगा, सूजन भी होगी और वेदना भी होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट है, मुहुर मुहुर शोणित स्राव, बार बार रक्तस्राव हो रहा है, और मृदुमासस्य, ठीक है, मृदुमास हो जाएगा। फिर आइए अब इस पे व्रण वस्तुओं के अकॉर्डिंग, और जो हमने ये जो चार पढ़े थे, आठ व्रण वस्तु, नौमा धमनी स्रोत, दसवां जो आपका अस्थि विवर, और 11वां पेशी। इन 11 पे अगर जो शल्य है हमारा रुक गया है, तो क्या क्या लक्षण मिलेंगे? देखो, हम सबने, मुझे लगता है कि अपने पूरे जीवन में हमने सबने सेंसिटिविटी तो दी ही होगी ना। जब भी हम कोई भी इंजेक्टेबल यूज करते हैं, तो हम उसको पहले भाई सबक्यूटेनियसली उसको सेंसिटिविटी हम प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट को देते हैं पहले, उसी के बाद हम आईवी लाइन को मेंटेन करते हैं, या फिर हम कोई भी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, अनटिल अनलेस हमारे पास एक्यूट इमरजेंसी नहीं है। ठीक है, अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, तो जब भी आप आईवी लाइन के साथ जाएं, हम पहले क्या करते हैं, सेंसिटिविटी करते हैं। सेंसिटिविटी करते हैं कहाँ पे, त्वक में, सबक्यूटेनियस उस पे। सेम वैसे ही लक्षण है, आप सेंसिटिविटी डोज देते हैं, जैसे ही वहां पे एक कलर विवरण आ जाता है, देखिए जरा, त्वक गते, त्वचागत में क्या होगा, विवरण शोफ, विवरण, हाँ, एक तो कलर वहां पे उड़ जाएगा, दूसरा शोफ भवती आयता कठिनश्च। शोफ कैसा हो जाएगा, आयत और कठिन। आपने देखा सबक्यूटेनियस जैसे ही आप डोज देते हैं, वहां पे एक उभार बन जाता है, एक हार्डन्ड। ठीक है, तो भाई अगर त्वचागत शल्य है कोई भी, ठीक है, तो क्या होगा, हमें विवरणता मिलेगी, दूसरे नंबर पे हमें शोफ मिलेगा, और आयत और कठिन व्रण मिलेगा। मांसगत में होगा तो थोड़ा सा शोफ और ज्यादा बढ़ जाएगा। आइए जरा मांसगत के बारे में पढ़ते हैं। मांसगते, मांसगत में क्या हो रहा है, शोफ अभिवृद्धि, शोफ बढ़ जाता है। ठीक है, और शल्य मार्ग अनुपसंरोह, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, शल्य मार्ग अनुपसंरोह, कि शल्य का जो मार्ग है, जिस रूट से शल्य अंदर घुसा है, ठीक है, मैंने इसी इसी सिर्फ एक उस पे एक पेशेंट थे, वो मतलब मेरे चाचू ही थे, तो हमने उनको, मैंने सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट में, ये पपरोड़ा आए थे हमारे पास, ठीक है, तो तब मैं सेकंड ईयर में था मैं तब, पीजी के, तो वो मेरे पास आए, उन्होंने विवेका में, टांडा में, वो खज्जल थे कि उनकी ना पस नहीं रुक रही, वो उनको बोल रहे कि आपकी भी बाजू काटनी पड़ जाएगी, ये वो। ठीक है, मैंने सिर्फ इसी उसको होल्ड पे रखा, शल्य मार्ग अनुपसन रो, मैं कि कुछ ना कुछ तो अंदर है, हमें पता नहीं है। और उनके बाइसेप्स के पास था, मैंने इंसीजन एक्सटेंड किया था उनका अराउंड 7-8 सेंटीमीटर, 7-8 सेंटीमीटर। मैं उसको, क्योंकि वो ट्रैक खाली सा दिख रहा था मेरे को, जब 7-8 सेंटीमीटर के ऊपर हम जब निकले, तो मुझे कुछ फील हुआ कि कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये अलग है, हार्ड एंड है। तो उसको जब मैंने इंसीजन को एक्सटेंड किया, तो देखा उसके अंदर लकड़ी का पीस अराउंड 4 सेंटीमीटर लकड़ी का पीस था अंदर पड़ा हुआ, और पूरा गोल, और जितना उसका साइज था उतना ही पूरे का पूरे ट्रैक की लेंथ बनी हुई थी, क्योंकि वो बॉडी को उसको बाहर निकालना था। ठीक है, तो शल्य मार्ग अनुपसंरोह। फिर इसके बाद अगला क्या है शब्द, पीड़न असहिष्णुता, कि भाई उसको पीड़न करने पर उसको सहन ही नहीं कर सकता, आप दबाओ उसको, और पेशेंट पूरी बाजू इकट्ठी कर दे रहा है, और उनको बोला गया था कि आपका एम्पुटेट कर देंगे यहाँ से बाजू, क्योंकि 1.5 महीने से आपका ये जख्म भर नहीं रहा, क्योंकि एक्सरे में आता नहीं है ना, आपका लकड़ियां आती नहीं है एक्सरे में, तो एक्सरे में वो उसकी इमेज शो ना हो, और उन्होंने एंड में ये बोल दिया था कि भाई आप एम्पुटेट करनी पड़ेगी बाजू आपकी। और उसके बाद हमने उनको निकाला, और सेकेंडरी हीलिंग करा के एंड में सूचरिंग करके उनको भर दिया था। फिर आगे, चोष पाकोच, चोष और पाक, ये दो लक्षण जो हैं, पाक मतलब पस पड़ती है, मैंने आपको कहानी बता दी कि सिर्फ इसी एक कॉन्सेप्ट पे, कि मांसगत में क्या होगा, शोभ बढ़ जाएगी, पीड़न करेंगे, पीड़न असहिष्णुता होगी, मतलब पीड़न झेल नहीं पाएगा। और शल्य मार्ग अनुपसंरोह, और आगे चोष पाकोच,
पेशी वाले में सारे के सारे लक्षण यही हैं। कौन से दो लक्षण छोड़ के आइए जरा, पेशी वाला को देखते हैं। पेशी क्या, पेशी अंतरस्थे इति, भाई अपि इति एव, कि भाई पेशी के भी लक्षण सेम है, लेकिन क्या लक्षण अलग है, चोष शोफ वर्जम, कि भाई मांस वाले ही सारे के सारे लक्षण है, लेकिन चोष और शोफ नहीं होता उसमें। गोला कर लेना, चोष और पाक नहीं बोल रखा, चोष और शोफ। बस इसमें भी मिलेगी हमें, शल्य मार्ग अनुपसंरोह इसी में भी मिलेगा, पीड़न असहिष्णुता इसमें भी मिलेगी, लेकिन अगर जोश और शोफ नहीं है वहां पे, तो हमें क्या समझना चाहिए, क्या है ये आपका, भाई जो है ये पेशीगत शल्य है। तो तथागत में हमें पता चल गया कि भाई कठिन हो जाता, हार्डन हो जाता, विवरण हो जाता है, और आयत है, शोफ जो है आयत हो जाएगा। दूसरा नंबर पे मासगत में है जो, उसमें क्या लक्षण मिलेगा हमें, शोफ ज्यादा और बढ़ जाएगा, शोफ अभिवृद्धि, फिर शल्य मार्ग अनुपसंरोह, पीड़न असहिष्णुता और चोष और पाक। लेकिन चोष और शोफ ये दो चीजें नहीं मिलेंगी किसमें, आपके पेशी में। फिर आइए सिरा में। सिराओं में जब भी होगा बेटा कोई भी शल्य किसी भी सिरा में अगर रहता है, तो हमें लक्षण क्या मिलेगा, सिरागते। ठीक है, सिरागत में हमें लक्षण क्या मिल रहा है, इसको गोला करेंगे, सिरा आदमान। ठीक है, सिरागत शल्य में आपको सिंपल सा बताता हूं। जब भी हम कैनुला लगाते हैं, ठीक है, कैनुला लगाते हैं उसके बाद देखो हमारा काउंटर कर जाता है, आपने सबने देखा ही होगा, वहां पे थोड़ा सा हार्डन्ड हो जाता है, या फिर बड़े दिनों तक कैनुला वहां पे रहा हो अंदर, और उसके बाद हम क्या फिर थ्रोम्बोफोब लगाने को बोलते हैं, हम बोलते हैं कि फ्लेबाइटिस होगी है इसको। ठीक है, वो सिरा आदमान देखो, सिरा आदमान, सिरा शूलस्य सिरा शोफ। ठीक है, आदमान फूल जाएगी सिरा, आपने देखा होगा कैनुला बड़े दिन लगा रहे वहां पे गिल्टी सी जैसी बन जाती है। दूसरा नंबर, सिरा में शूल, फ्लेबाइटिस हो जाती है, सूजन होती है, वहां पे शूल भी होगा, और सिरा शोफ, और सिरा में शोफ भी। ठीक है, और शोफ मतलब सूजन टाइप। तो हमें ये वाला क्लियर हो गया, सिराओं में क्या होगा, सिराओं में आदमान होगा, शूल होगा और शोफ होगा। आइए जरा अब अगला चलते हैं। अगला कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है हमारा स्नायुगते। स्नायुगत में क्या होगा, स्नायु का काम क्या है, ये बाजुओं को मोड़ना, इकट्ठा करना, यही काम है ना, मसल को बोन से जोड़ने वाला काम। तो ये क्या करेगा, भाई स्नायु जालो उत्क्षेपणम, बोले स्नायु का जाल जो है उसमें उत्क्षेपण हो जाएगा। उत्क्षेपण मतलब फ्लेक्शन बन जाएगा वहां पे, मतलब अगर आपने देखा होगा किसी को शल्य रुक जाए ऐसी जगह पे, तो यूजली उसकी फ्लेक्स्ड ही रहती है चीज। आप देखेंगे, नोट करेंगे जब फील्ड में जाएंगे। और संरंभ संरंभ और लाली रहेगी वहां पे, और उग्र रुक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनको हाईलाइट कर लेना, सरंभ उग्र रुक और उत्क्षेपण। फिर स्रोतो गते स्रोतसाम स्व कर्म गुण हानि, अगर स्रोतों में होता है तो अपने कर्मों की गुणहानि होगी। अब धमनियों में अगर यही अ, शल्य फंस जाता है, प्रणर शल्य धमनियों में आके रुक गया। अब प्रणर शल्य जब धमनियों में आके रुकेगा दोस्तों, होगा क्या, धमनियां क्या करती है, धमन करती हैं, धमन मतलब वो पुश, कार्डिक, क्योंकि जैसे कार्डिक होगा भाई कॉन्ट्रैक्शन, तो वैसे ही वो ढम करके वो निकलेंगी। जब भी कोई चीज आप फोर्सफुली बार बार छोड़ेंगे, आगे कोई चीज फंसी हुई है, तो उसके ऊपर क्या बनना शुरू हो जाते हैं, बुलबुले। आपने देखा होगा पानी में भी, नालों में भी देखते हैं बुलबुले बन जाते हैं, जैसे पत्थर को ऑब्स्ट्रक्ट करने लगता है उसके आसपास बुड़ 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 करके बुलबुले बनते हैं। वही धमनी में होगा। तो धमनी वाले में और सिरा वाले में आपको फर्क साफ दिख जाएगा। धमनी थे, धमनी में क्या हो रहा है, देखो, सफैनम रक्तम। ठीक है, कि भाई फैन युक्त रक्त निकल रहा है। मैंने आपको दूसरा बताया, पानी वाली कहानी बताई धमनी के साथ, गुड़गुड़ की साउंड आती है, स शब्दों निर्गछेत। और भाई धमनीगत है तो भाई ब्लड लॉस हो ही रहा है वहां पे, क्योंकि धमनी वाला शल्य जो है धमनी में होगा तो ओबेस है ना, वो सील नहीं होती हैं सिराएं जो है वहां पे, रक्त नहीं निकल रहा, लेकिन धमनियों वालों में रक्त निकलता है। और रक्त निकलेगा तो हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, और हाइपोवोलेमिक शॉक के लक्षण सेम यही हैं क्या, अंगमर्द, पिपासा हिरलासस्य, क्या यही लक्षण मिलते हैं जब हाइपोवोलेमिक शॉक में जाते हैं हम। हाइपोवोलेमिक शॉक में जाने से पहले हमारे पास यही लक्षण मिलते हैं ना, शरीर थका थका सा, अजीब सा, और बंदे को पिपासा लगती है, और तीसरा हमारे पास, ठीक, कोई नहीं, और तीसरा हमारा आता है कि भी हिरलासस्य। फिर आइए, हिरलास का मतलब क्या होता है, समथिंग नोजेटिक टाइप, है ना, कि नोजिया टाइप उसको फील हो रहा है, कि भाई उल्टियां मारने का दिल कर रहा है। तो वो सारे के सारे हमारे पता ही एड्रेनर्जिक डिस्चार्ज जो होता है, ठीक है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, तो ये सारे की सारी चीजें मिलती हैं। आइए जरा अब आगे, अस्थि गते। अगर अस्थि में, अब अगला हमारा ब्रण वस्तु है अस्थि, अस्थि में होगा तो क्या होगा, विविध वेदना प्रादुर्भाव, हड्डी में कोई चीज फंस गई है तो विविध वेदना प्रादुर्भाव और शोफश्च। ठीक है, विविध वेदना प्रादुर्भाव और शोफ मिलेगा लक्षण हमें, अगर अस्थिगत
होगा। अब आता है अगला अस्थि विवर्गत। अस्थि विवर्ग मतलब क्या हुआ? बोन के अंदर, ठीक है, जहां पे किनाल है हमारी बोन की, ठीक है, और जिसमें हमारी मज्जा रहती है यूजुअली, जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं। तो अस्थि विवर्गत, अस्थि पूर्णता, अस्थि तोद और सहर्ष बलवांश, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अस्थि विवर्गते क्या हो लक्षण मिलेगा? अस्थि पूर्णता, अस्थि तोद, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सहर्ष बलवांश, कि वहां पे संघर्ष होगा। कैसा? बलवान संघर्ष होगा, ठीक है। बलवान संघर्ष मतलब अजीब जैसी बेचैनी होगी पेशेंट को, ठीक है। फिर आइए आगे, संधि गते, अगर संधिगत हो जाएगा तो हमें लक्षण क्या मिलेगा? संधिगते अस्थिवत। बाकी सारे के सारे लक्षण किसके समान है इसके? अस्थि के समान, अस्थिवत। पर इंपॉर्टेंट है चेष्टा उपरमश्च, बाकी सारे लक्षण अस्थि के समान है, लेकिन वहां पे एक और लक्षण, चेष्टाएं नाश हो जाती है। संधियों का काम तो चेष्टाओं का ही ना, चेष्टा मतलब फ्लेक्शन एक्सटेंशन करना है ना, इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन मरवाना उसको, या फिर भाई आपका अबडक्शन एडक्शन करना, हमें पता ही ना अलग अलग जॉइंट्स का ये काम है। तो चेष्टा उपरमश्च, ये किसका लक्षण है? आपका संधिगत का। तो हमारे पास ये क्लियर हुआ। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट इज आपका कोष्ठगत। कोष्ठगत में लक्षण क्या होगा? अब भाई पेट में किसी ने चाकू मार दिया, अब क्या होगा? चाकू मारेंगे तो क्या निकलेगा वहां से? अगर ब्लैडर पे लगेगा तो यूरिन निकलना शुरू हो जाएगा, यूरिटर कट जाएगा, तो भाई यूरिन का एक्स्ट्रावेसेशन शुरू हो जाएगा। अगर गट पे लगता है तो भाई स्टूल बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अगर भाई ड्यूडेनम में लगता है या फिर आपके स्टमक में लगता है तो भाई अन्न का दर्शन शुरू हो जाएगा हमें, ठीक है। तो यही लिख रखा है, अटोप अनाह, इसको हाईलाइट करना। अटोप आनाह मूत्र पुरुष आहार दर्शनश्च ब्रह्ममुखात, ठीक है। और भाई इसमें अटोप अनाह मिलेगा और मूत्र पुरुष का दर्शन मिलेगा, साथ में आहार का दर्शन। फिर मर्मगत में बोला कि मर्म की जो हमने पढ़ रखा है मर्म के बारे में, मर्म गते मर्म वित चेष्टा गते सूक्ष्म गतिषु शल्येषु, कि भाई ये हमें सूक्ष्म गति होने से शल्यों को हमें मोटा मोटा ऐसे समझना चाहिए। तो हमारे पास पहला क्या आया? त्वचागत में क्या मिलेगा? विवरण, भाई आए तो हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। मांसगत में क्या होगा? शोफ ज्यादा बढ़ जाएगा, और शोफ बढ़ जाएगा ज्यादा, भाई व्रण मार्ग अनुपसंरोह हो जाएगा, पीड़ना असहिष्णुता होगी और चोष और पाक होगा। चोष और शोफ छोड़ के सारे लक्षण मांसगत के हैं। ये किसका है? पेशीगत का है। फिर भाई अगर सिरागत हो जाएगा तो सिराओं में क्या हो जाएगा? सिराओं में आत्मान, सिराओं में शोभ, सिराओं में शूल। फिर हमारा इसके बाद सिराओं के बाद स्नायु, स्नायु में क्या होगा? भाई स्नायु जाल उत्क्षेपण, और दूसरा आपका भाई संरंभ और उग्र रुक, तेज पीड़ा होगी। गोला करना उग्र रुक वाला, ठीक है। स्रोतों का लक्षण वैसे वाले ही है। फिर अगला धमनीगत। धमनीगत में क्या मिलेगा? सफेन रक्त, रक्त निकलेगा झाग के साथ, साथ में इसको क्या मिलेगा? शब्द मिलेगा, ठीक है। स शब्द निर्गछेद, कि शब्द के साथ, क्योंकि फोर्स के साथ निकल रहा है, साउंड होगी ऑब्वियस है वहां से। फिर ऑब्जेक्टिव है कोई चीज तो साउंड होगी वहां पे। तीसरा चीज क्या मिलेगा हमें? तीसरी चीज हमें मिलेगी भाई, जो हाइपोवोलेमिक वाले लक्षण है, अंगमर्द, पिपासा और हृलासस्य। फिर हमने इसके बाद अगला किया, वो कौन सा है? अस्थिगत। अस्थिगत में क्या होगा? विविध वेदना प्रादुर्भाव और शोफ। अस्थि विवर्गत में क्या होगा? कि भाई अस्थि पूर्णता, अस्थि तोद इंपॉर्टेंट है, सहर्ष बलवांश, बलवान हर्ष होगा। संधिगत में क्या होगा? बाकी सारे लक्षण अस्थि हैं, लेकिन एक चेष्टा और परामर्श मिल जाएगा। कोष्ठगत में क्या है? मूत्र पुरुष आनाह का दर्शन तो आहार के दर्शन होंगे, साथ में इसके अटोप और अनोह लक्षण मिलेगा। इस तरीके से हमारे पास सारे के सारे ये शल्य पता चल गए, ठीक है। आइए जरा अब आगे, भाई शुद्ध शरीर वाले, महंतम अपनी अल्पानी बा शुद्ध देहा नाम, कि भाई जो शुद्ध देह वाले, मैंने आपको बताया ना, वो बूंद वाला एरिया भर जाता है, थोड़े दिन बाद फिर से पस आते, मृदु मांस से पस निकलना शुरू होती है, यही कहानी बता रखी है। बोला कि भाई महान अल्पानी बा शुद्ध देहा अनुलोमम सन्निविष्टानी, कि जिसको अनुलोम, छोटा बड़ा कोई भी शल्य घुसा है, रोहंती, मतलब इसका रोहण हो जाता है। रोहण मतलब क्या होता है? कि भाई वो भर जाता है जख्म। विशेषता, विशेष करके कहाँ कहाँ के बेटा? कंठ स्रोतस, कंठ का, स्रोतस का, सिरा का, त्वक का, पेशी का और अस्थि विवरेशु, कि कंठ, स्रोतस, त्वक, पेशी और अस्थि विवर का अगर हो ये भर जाएगा। दोष प्रकोप, अब किन कारणों से फिर से यहां से पस निकलना शुरू हो जाएगी? दोष प्रकोप, दूसरा व्यायाम, तीसरा विघात, चौथा जीर्ण, प्रचलितानी पुनर्बाध्यन्ते, इनको गोला कर लेना। इन चार कारणों से दोष प्रकोप, व्यायाम, अभिघात और भाई अजीर्ण से ये फिर से शरीर में दिक्कत देना शुरू कर देते हैं। अब बोला कि भी हमें कैसे पता चलेगा कि ये त्वचागत शल्य है? अब भाई कोई जख्म भर गया,
ठीक है, पेशेंट को पेन भी हो रही है, हमें मोटा मोटा सिम्टम तो पता चल गए, तो हमें तो परीक्षा भी तो करनी है प्रनशल्यों की, कि प्रनशल्य है कहाँ पे। अब इनकी परीक्षा उस टाइम पे जो उनके पास सोर्सेज थे उनको यूज किया जाए। आज तो इमेजिंग टेक्निक्स हमारे पास इतनी आ चुकी हैं, फिर भी हम इसको करेंगे, हम इनको पढ़ेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, अगर त्वचा में पर्नश शल्य है, अगर कहाँ पे है, त्वचा में पर्नश शल्य है, तो हम एक परीक्षा करेंगे। अगर हमें पहला क्वेरी सिम्टम्स हमें मिले, हमने बोला कि अब हमें साइंस भी तो इलेक्ट करने हैं कि मैं क्या चीजें देखूं कि मुझे कन्फर्म हो जाए कि भाई ये त्वचा गति है, मैं कहीं क्लिनिकली कहीं मिसगाइडेड तो नहीं हूं। ठीक है, उसके लिए इन्होंने क्या बोल रखा है, स्निग्ध सुन्नाय प्लस स्नेहन स्वेदन करो। फिर मृन माश यव गोधूम गोमे मृदताभ्याम मृदतायाम। ठीक है, कि भाई किस किस का, मिट्टी का, दूसरा नंबर पे माश का, तीसरा नंबर पे यव का, चौथे नंबर पे गोधूम का, पांचवें नंबर पे गोबर का, इन सब का मर्दन करना है त्वचा के ऊपर। और अगर मर्दन करने पर, ठीक है, ये मृताभ्याम लिख रखा है ना, ये मृतायाम, इन सबको मर्दन किया, अगर वहां पे यत्र संरंभ वेदनाभा भवती, जहां पे संरंभ लाली आ जाए, दूसरे नंबर पे भाई वेदना हो जहां पे, वहां जाना चाहिए कि त्वचागत शल्य है ये। दूसरा, पहली तो टेक्निक ये बता दी कि सूखी चीजों को हमने, ड्राई चीजों को हमने रगड़ा, है ना, और जहां पे सनम और वेदना हुई हमें समझ लेना चाहिए कि त्वचागत शल्य यहाँ जैसे बैठा है। फिर स्त्यान घृत, ठीक है, फिर चंदन कलकेरवा, कि भाई हमें जमा हुआ घृत, स्त्यान घृत का मतलब, स्त्यान घृत का मतलब होता है, स्त्यान का मतलब है जमा हुआ, स्त्यान का मतलब है जमा हुआ। दूसरा नंबर पे हमारा आता है स्त्यान घृत, मिट्टी, चंदन कलकेर, प्रदिग्धायाम, कि भाई इन सब के उसको लेप कर देना। ठीक है, कि भाई चंदन का लेप कर दिया, मिट्टी का लेप किया, गीला गीला करके लेप, कलक बनाएंगे तो गीला ही होगा ना वो, जहां से वो ड्राई हो जाएगा समझ लेना कि वहां पे चल रहा है, क्योंकि वहां पे इन्फ्लामेशन चली होती है अंडरलाइन, और जहां पे इन्फ्लामेशन है तो गर्मी है वहां पे, जहां पे गर्मी होगा सबसे पहले वहां का ही सूखेगा। तो दूसरा हमारे पास क्या आया कॉन्सेप्ट बेटा, कि जमा हुआ घी, मिट्टी, चंदन, इनका कलक हमने भाई शल्य वाली सारी जगह पे, त्वचा पे मल दिया, जिस जगह पे शल्य ऊष्मणा आशु विसरती घृतम उपशुष्यति वा लेपो यत्र यत्र तत्र शल्यम बीजानियात, जहां जहां पे ये रुक जाए, भाई सूख जाए, ये हमें क्या समझ, उपशुष्यति, ठीक है, जहां पे सूख जाए तो हमें क्या समझना चाहिए कि शल्य बेटा इसके अंडरलाइंग बैठा हुआ है। फिर आइए, मांस प्रनष्टे स्नेह स्वेद आदि भी क्रिया विशेष अविरुद्धे आतुरम उपादेत, कि भाई मांसगत अगर प्रनशल्य है तो हम इसमें क्या करेंगे, आइए जरा इसको पढ़ते हैं। भाई स्नेहन स्वेदन कर दिया, फिर भाई अविरुद्ध क्रियाएं कही, ठीक है, क्रिया विशेष है अविरुद्धा। तो अब मांस दुष्ट का, इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम, मांस दुष्ट को। ठीक है, मांस का प्रनशल्य है तो इसमें क्या करेंगे, स्नेहन स्वेदादि, स्नेहन स्वेदन करके फिर क्रिया विशेष है अविरुद्ध आत्रों उपादेत, कि भाई क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अविरुद्ध विशेष क्रियाएं भाई किससे किसका पता चलता है हमें, भाई हमें मासगत का पता चलता है। दूसरा क्या है, कर्षितस्य तु शिथिल भूतानाम अन्नबद्धम क्षुभ्यमाणम यत् सरम्भ वेदना वा जन्यति, कि भाई जहां पे हमने क्या किया, कि दुबले पतले मनुष्य का अगर थोड़ा सा ढीला अपने सांस से मुक्त क्षुभित किया वो चले, जहां पे भी शोथ लालिमा पीड़ा उत्पन्न करे, ठीक है, किसका बेटा, जो कृच्छ है, जो कैसा है, जो कर्षितस्य तू शिथिल भूतम अनबद्धम, जहां पे संरंभ वेदना होगी उसको क्या जानना चाहिए कि हमें यहाँ पे शल्य बैठा हुआ है। फिर कोष्ठ अस्थि संधि पेशी, इन सब में भी सेम ही परीक्षा करनी है, स्नेहन स्वेदन करके स्नेहन स्वेदन करके हमें अविरुद्ध क्रियाएं करनी है। दूसरा, जिस जगह पे अगर पतला है पेशेंट, तो जहां जो जगह आपको दिख रही है वहां पे सनम वेदना होगी तो, ठीक है, तो कोष्ठ अस्थि विवर्ग और कोष्ठ अस्थि संधि पेशी, इन सब में भी हमें सेम ही फॉलो करना है। फिर आइए, सिरा धमनी और स्रोतस, सिरा धमनी और सॉरी स्नायु में प्रविष्ट शल्य, इनको क्या करना है, बंदे को टूटे हुए, ठीक है, टूटे हुए पहिए वाले रथ के ऊपर बैठाना है। ठीक है, ठीक है, पहिया गोल होता है, उसमें से एक जगह के पार्ट को निकाल दो, आपने पता नहीं उसको देखा है कि नहीं। ठीक है, पहिए को गोल करते, बीच सेंटर में स्पोक्स बनाते थे, फिर लकड़ियों को अटैच करते थे कीले मार के। तो बोले कि आप एक इतना सा कोना हटा दो, तो अब क्या करेगा, ठक करके उल्टी फुल्टी जगहों पे चलेगा, तो नीचे लगेगा वो जो जगह पे गोल नहीं है। ठीक है, ये खंड चक्र रथ, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, हाईलाइट करना इसको, खंड चक्र संयुक्ते याने, ठीक है, व्याधितम
आरोपे आशु विषमे अधमनी यायाद यत्र संरंभ वेदना, जहां पे बोला कि खंड चक्र वाले पे बिठा दिया, उसको विषम जगह पे ले गए। और भाई जहां पे संरंभ वेदना होगी आपको मानना चाहिए कि सिराओं में यहाँ पे शल्य, धमनियों में यहाँ पे, और स्नायु में यहाँ पे है। फिर आइए आगे, भाई आपका अगला आता है, दैट इज अस्थि। अस्थिगत प्रणश शल्य है, उसको कैसे करेंगे? अस्थि पर नष्टे, ठीक है। स्नेह स्वेद उपन्ना अस्थिनी बंधन पीड़ाभ्याम गोला करना की। अस्थिगत में क्या है, अगर हम बंधन पीड़न करेंगे, जिस जगह पे वेदना होगी, ठीक है, संरंभ होगा, हमें क्या जाना चाहिए, शल्य यहाँ पे है। संधिगत में क्या होगा, भाई हम क्या कराएंगे, संधियों की मूवमेंट कराएंगे। जिस जगह पे हमें ब्लॉकेज लगती है, पेन लगती है, ठीक है, तो हम क्या समझ लेंगे कि भाई संधिगत, ये शल्य फंसा हुआ है यहाँ पे। संधि प्रनिष्ठ स्नेह स्वेद उपन्नाम संधिन प्रसारण कुंचन बंधन पीड़न करने से, जहां पे संरंभ वेदना हो रही है, हमें जानना चाहिए शल्य यहाँ पे पड़ा है। तो हमारे पास कौन कौन से बेटा, एक आया त्वचागत, दूसरा आ गया मांसगत, ठीक है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छेमा, ठीक है, छेमे तक ये आ गए, सातवां, आठवां, नौवां ये आ गए धमनी स्रोतस वाले, दसवां आपका अस्थिगत आ गया, ग्यारहवां आपका भाई संधिगत आ गया। इस तरीके से आपका सारा का सारा ये खत्म होता है, ठीक है। फिर आइए आगे जरा, और क्या बचा? हाँ, गुप्त शल्य को और ढूंढने के सामान्य लक्षण, सामान्य तरीके बता रखे हैं, ठीक है। सामान्य लक्षणम अपीच, ठीक है, कि भाई गुप्त शल्य के सामान्य ज्ञान के उपाय क्या हैं, सामान्य लक्षण इतिच क्या है, हाथी के कंधे पर बैठने पर, घोड़े की पीठ पर बैठने से, पहाड़ पेड़ों पर चढ़ने से, धनुष तानने से, व्यायाम करने से, शीघ्र चलो, बाहु युद्ध करो, मार्ग में चलने से, खड्डे को लागने से, नदी को तैरने, ऊंचे कूदने, व्यायाम करने से, ठीक है। इन सारे कारणों से, बात मूत्र पुरुष, इन सब को उत्सर्ग उत्सर्ग करने से जहां पे भी शोथ वेदना होगी, इन्होंने अलग से बता रखे हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसको अगला हाईलाइट कर लेना, ठीक है। यस्मिन, ठीक है, यस्मिन तोद आद्य देशा सुप्तता गुरुता अपीच, बोला जिन अंग, जिन देश पे तोद आदि लक्षण मिलेंगे, क्या लक्षण मिलेंगे, तोद आदि, दूसरा सुप्तता, तीसरा गुरुता अपीच, घटते बहुशो यत्र श्रूयते तुद्यते अपीच, कि भाई वहां पे क्या हो रहा है, बर घर्षण करने से वहां पे श्रूयते श्राप बहुत ज्यादा हो रहा है, और तोद बहुत ज्यादा हो रहा है। आतुरश्च अपि यम देशम अभीक्षण परिरक्षति, आतुर जिस एरिया को बार बार क्या कर रहा है बेटा, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो एक हमने देखा है कि भाई फ्रक्चर्स में तो होता ही है, ठीक है। संबाह्य मानव बहुशस्तत्र, जहां पे बार बार संवाहन कर रहा, संवाहन मतलब दबा रहा हो जिस जगह को, आपको समझना चाहिए कि शल्य यहाँ पे है। तो शल्य का दूसरा इन्होंने तरीका ढूंढने का क्या बताया, कि जहां पे तोद आदि हो, भाई जहां पे सुप्तता हो, जहां पे गुरुता हो, जिसको भाई बार बार घर्षण करने पर जहां से शराब निकल रहा हो, भाई जहां पे तोद हो, फिर आतुर जिसको बार बार प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, जिसको बार बार संवाहन कर रहा हो, वो जगह पे शल्य है पड़ा हुआ, ठीक है। तो इन्होंने एक और टेक्निक बता दी है। फिर आइए आगे, ठीक है। भाई अब जिसके अंदर शल्य है, लेकिन ये व्रण भर गया है, तो हमें कैसे समझना है, ये देखो जरा। भाई जहां पर पीड़ा कम हो, शोथ ना हो, रुझान ना हो, किसी प्रकार का उपद्रव देखने में, रोगी वह स्थान प्रसन्न निर्मल देखो, जिसका पर्यंत मुलायम हो, निश्चल हो, ऊंचा उठा हो, प्रतीत ना हो, ऐसे व्रण को उसके मार्ग के अनुसार एषणी से बलि भांति देकर, एषणी मतलब प्रोबिंग करके, ठीक है, उस अंग का प्रसार कुंचन करके, बलि प्रकार परीक्षा करके, शल्य रहित ऐसा निर्देश या निदान करें। पहले आपको एषणी से करना है। अगर पेशेंट कोई कम पीड़ा वाला है, शोथ भी नहीं है, शराब भी नहीं है, उपद्रव भी नहीं है, रुझा भी नहीं है, भाई पेशेंट नॉर्मल दिख रहा है आपको, कोई उसमें एजिटेशन नहीं है, तो बोला कि आप ऐसे व्रण को भी आपने पहले भाई एषणी करनी है, एषण कर्म करना है, भाई प्रॉबिंग करनी है। अगर प्रॉबिंग में अगर आपको कुछ दिखेगा तो ठीक है, नहीं दिखेगा तो ही उसको सर्टिफिकेट देना है कि भाई तेरा अब सब कुछ ठीक है बाबे, ठीक है। अब आइए अगला, अस्त्यात्मकम भज्यते तू, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर में। दूसरा, पहला तो
भाई हमारे लक्षण पूछे जाते हैं। दूसरा उसकी परीक्षा का, भाई आपको पता है कि शिरा स्नायु धमनी खंड चक्कर में किसको बिठाएंगे, जिसका शिरा स्नायु धमनी के हमने व्रण ढूंढने हैं। भाई त्वचा के ऊपर घर्षण किसका करें, मिट्टी का घर्षण किया, चाहे आपने सूखे पाउडरों का, मांस का, यब का, गोधूम का, है ना, गोमे का, इन सब का घर्षण करके जहां पे भाई लाली लुली आ रही है, वो वाला हमने किसका देखा, त्वचागत का है। भाई जमा हुआ स्त्यान घृत, स्त्यान घृत का मतलब क्या था, जमा हुआ घी। ठीक है, अगर हमें जमा हुआ घी टाइप का मिलेगा तो हम उस पे समझेंगे कि ये कहाँ का है, ये भाई त्वचागत का ही परीक्षा किया। मांसगत का हमने क्या किया भाई, जो हमें विरुद्ध अविरुद्ध विशेष क्रियाएं करनी है। ठीक है, फिर भाई स्नेह संवेदन करके करना, सबको स्नेह संवेदन करके ही है। फिर भाई कोष्ठ अस्थि संधि, ये हमने पेशी में भी सेम ही करो, ऐसा इन्होंने बोल रखा है। फिर इसके बाद हमने अगला पढ़ा, स्पेशली वो कौन सा पढ़ा, वो अस्थि वाला पढ़ा। तो अस्थि वाले में हमें हमने क्या देखा कि भाई अस्थि वाले में हमने क्या देखा कि भी स्नेह संवेदन करके बंधन पीड़न करने से जहां पे पेन हो, आकुंचन प्रसारण करने से जहां पे पेन हो, संरंभ हो, वेदना हो, वो क्या है, संधिगत का है। लेकिन अंदर गया हुआ अस्थि रूपी पर्णशल्य, कि अगर किसी के अंदर हड्डी में, ये शरीर में, त्वचा में, मांस में, सिरा में, स्नायु में, अस्थि में, कहीं पे भी अस्थि रूपी शल्य गया तो वो उसका क्या होता क्या है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अस्थ्यात्मके आत्मकम भज्यते तू शल्यम अंतश्च शीरियंते, कि भाई जैसे ही ये भीतर जाता है ये मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भज्यते तू, ठीक है, ये अंदर टूट जाता है। शीर्यते, शीर्यते मतलब मल्टीपल फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे इसके। ठीक है, लेकिन श्रृंग आयस, ये दो हैं जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शारंगम आयसश्च इति, ये कैसे हो जाएंगे, निर्बुज्यते। निर्बुज्यते मतलब टेढ़े हो जाएंगे, गोला कर लेना अब। भाई भज्यते कौन से वाले हैं, भाई बजते हैं अस्थियां। ठीक है, शीर्यते क्या है, अस्थियां। अस्थियां शीर्ण मतलब मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में हो जाएगा, भजते मतलब टूट जाएंगी वो, लेकिन उसकी भी मल्टीपल फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। ये किसका है, अस्थि का। भाई आपका श्रृंग और आयस ये क्या होते हैं, शरीर में जैसे ही ये शल्य घुसते हैं तो टेढ़े हो जाते हैं, निर्भुज्यते। याद रखना है इन दोनों शब्दों को। फिर आइए वृक्ष, वार्क्ष, ठीक है, वेणु, आपको पूछा जाएगा, और तृण, अगर इनका निर्धारण ना किए, निर्हर्यन्ते तू ना यदि, कि अगर इनका हम निर्धारण नहीं करेंगे तो क्या होगा। भाई किस किस का, ये तीसरा आया। पहला आपका क्या पता चला आपको कि भाई अस्त्यात्मक, दूसरा कौन सा, श्रृंगायस, तीसरा कौन सा, वृक्ष वेणु तृण। वृक्ष वेणु और तृण अगर इसको नहीं करेंगे, ठीक है, उनके अंदर लकड़ी थी, ठीक है, वृक्ष, ठीक है, तो क्या करेगा ये बेटा, इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना, पच्यन्ते रक्त मांसश्च क्षिप्रम इति देहि नाम। भाई उनका रक्त और मांस को पाक करना शुरू कर देता है, वृक्ष वेणु और तृण। फिर आइए आगे, तीसरा हो गया, अब चौथा आता है भाई, कानक रजत ताम्र रैतिक और त्रपुस सीसकम। की कानक किसको बोलते हैं, स्वर्ण को, रजत आपको चांदी को पता है, ताम्र, रेतिक, त्रपुस, इन ये लंबे शरीर समय तक शरीर में रहे तो ये खुद ही गल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन से शल्य शरीर में खुद ही विलीन हो जाते हैं, पनस शल्य, वो हैं आपके स्वर्ण, रजत, ताम्र, भाई त्रपुस, रैतिक वगैरह ये। ठीक है, आइए जरा इनको हाईलाइट करते हैं। कानक राजत ताम्र रैतिक त्रपुशीस्कम चिरस्थम चिरस्थानम विलीयन्ते। तो अब हमारे पास चौथा कॉन्सेप्ट ये आ गया। ठीक है, कैसे करता है विलीन ये, पित्त तेज प्रतापनाथ। ठीक है, पित्त और तेज के ताप की वजह से। ठीक है, स्वभाव शीता मृदु, ये बोला कि भाई जो स्वभाव से शरीर शीतल हैं, जो मृदु हैं, ऐसे शल्य जो हैं अधिक समय तक शरीर में रह जाएं तो ये शरीर के साथ ही द्रवीभूत होकर शरीर की धातु के साथ ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो और कौन से शल्य आगे, स्वभाव शीता, इसको हाईलाइट, स्वभाव शीता मृदु ये। ठीक है, तो ये आ गया आपका पांचवा, ये भी शरीर में विलीन, द्रवीभूता शरीर तस्मिन एकत्वम, जानती धातु भी धातुओं की तरह ही बन जाएंगे। फिर आइए अगला, भाई पांच हमारे पास कॉन्सेप्ट आए। भाई अस्थिर रूपी शल्य क्या होता है, भज्यते और शीर्यते। भाई अगर श्रृंग और आयस है, श्रृंग मतलब सींग, आयस मतलब लोहा, अगर होगा तो निर्भुज्यते, अंदर जाके टेढ़े हो जाएंगे। वृक्ष वेणु और तृण ये क्या होंगे, ये भाई रक्त और मांस का पाक कर देंगे अगर ये शरीर से बाहर नहीं निकले। भाई अगर कनक रजत ताम्र, भाई त्रपुस शीसकम वगैरह रैतिक रूतिक जो है ये कैसे हो जाएंगे, विलीन हो जाते हैं शरीर में ही, अगर लंबे समय तक चिर स्थित रहेंगे तो।
किससे? पित्त के तेज के प्रताप से। ठीक है। और फिर हमारा अगला आता है कौन से वाला? भाई जो स्वभाव में शीतल हैं, जो मृदु हैं, ये भी शरीर में ही द्रवीभूत होकर धातुओं के साथ ही मिल जाते हैं। फिर आइए आगे। अब ये छेमा कॉन्सेप्ट है। कौन सा नंबर है? छेमा नंबर है। क्या है छेमा नंबर? ये बोला विषाण, विषाण मतलब सिंह। फिर दंत, तीसरा केश, चौथा अस्थि, पांचवा वेणु। ठीक है। फिर आगे भाई दारू पलानी तू। ठीक है। वेणु और आपका दारू मतलब लकड़ी। ठीक है। पलानी तू, पलानी मतलब पत्थरों को बोला गया है। ठीक है। शल्यानी ना विशीर्यन्ते, ये बोल रहा है कि भाई भाई जितने भी समय तक रहते हैं ये शीर्ण होते नहीं है शरीर में जाके। ना विशीर्यन्ते, तो छेमा कॉन्सेप्ट ना विशीर्यन्ते वाला आया। ठीक है। इस तरीके से अब राजा की चिकित्सा करने का कौन हकदार है? जो ये दो प्रकार की शल्य जानता है, शारीरिक का गंतुज, दो प्रकार के शरीर जानता है, सुलक्षण और करणी। फिर पंच प्रकार की गतियों को जानता है। फिर व्रण वस्तु में गए हुए प्रशल्यों की लक्षणों को जानता है। ठीक है। द्विविधम पंचगति त्वकादि व्रण वस्तुषु विशिष्टम बेति या शल्यम सा राज्यम कर्तृहर्ति, जो इन सबको परीक्षा करना जानता है वही राजा की चिकित्सा करने के लायक है। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर सारा का सारा खत्म होता है। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ दोस्तों। ठीक है। इसका चैप्टर का नाम क्या था? पर्णश शल्य विज्ञान अध्याय। अब इसके अगला जो चैप्टर है उसका नाम है भाई शल्य अपनायनी। अब पर्णश शल्य तो हो गया, हमें पता चल गया, त्वचा में चला गया, मांस में चला गया है। ठीक है। सिरा में चला गया, स्नायु में चला गया, इन सारी जगहों पे। लेकिन अब शल्य को निकालना भी तो है कि भाई शल्य बीच में है, ये पता करके करेंगे क्या हम? निकालना तो पड़ेगा। सर्जिकल हमारा एक्सपर्टीज जो यहाँ से शुरू होती है। शल्य अपनयनी अध्याय। ठीक है। अब बोला कि शल्य दो प्रकार के होते हैं। जब शल्य का अपनयन करते हैं, क्वेश्चन में पूछा जाता है शल्य का अपनयन, अपनयन मतलब निकालने के समय पे। ठीक है। कि शल्य कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, बद्ध, अनअबबद्ध। अपबद्ध मतलब हुआ जो कहीं चिपका हुआ है, वो अपबद्ध हुआ, किसी चीज से ऑब्स्ट्रक्टेड है। ठीक है। अनअबबद्ध जो लूज है, थोड़ा लूज बॉडी है। ठीक है। तो शल्यम द्विविधम, अबद्धम अनबद्धम। ठीक है। अबबद्ध और अनअबबद्ध। अब यहां पे हम अनअबबद्ध शल्य को निकालने के 15 उपायों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली श्लोक में जो अगर आप पढ़ोगे ना, समासेन अबबद्ध शल्य उदाहरणार्थम, ये अबबद्ध शब्द लिखा है। ठीक है। समासेन अबबद्ध शल्य उदाहरणार्थ, लेकिन हिंदी में अनबबद्ध लिखा है। तो इसलिए हमेशा अनबबद्ध ही शब्द पूछा जाता है। अगर मेरा व्यू पूछा जाए तो ये अबबद्ध शल्यों के लिए बोला गया। अनबबद्ध तो ऐसे निकल जाएंगे यार, उसको तो करने की जरूरत ही नहीं है जो बद नहीं है कहीं पे। लेकिन हम यहाँ पे हिंदी वाला ही याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा ये पूछा था अनबबद्ध शल्य को निकालने के कितने 15 उपाय हैं। श्लोक में पढ़ेंगे समासेन अबबद्ध शल्य उदाहरणार्थम। ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि अनबबद्ध शल्य, हिंदी वाला अनबबद्ध लिखा है तो याद उसी को रखना, और हमेशा अनबबद्ध ही शब्द पूछा गया है। ठीक है। अनबबद्ध शल्य को निकालने के कितने उपाय हैं? 15। ये जो 15 उपाय हैं बेटा, ये 15 उपाय हमें, हम इन सबको विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, नेक्स्ट श्लोक में आएगा। कौन कौन से हैं? स्वभाव है, पाचन है, भेदन है, धारण है, प्रमार्जन है, नस्य है, वमन, विरेचन, प्रक्षालन, प्रतिमर्श, फिर प्रवाहन, अचूषण, अयस्कांत और हर्ष। आइए जरा इनको पढ़ना शुरू करते हैं हम। सबसे पहला आता है हमारा स्वभाव। स्वभाव क्या है? जो मैंने आपको बता रखा है। कैसे? आंखों में कुछ गिर गया, आंखों में पानी निकलना शुरू हो गया, नाक में घुसा, छींके आना शुरू होगी, सांस वाली जगह पे शुरू हुआ तो खांसी शुरू होगी, है ना? भाई यूटीआई होना शुरू हुआ, बैक्टीरियल कोई आ गया, बार बार मिक्चुरेशन शुरू हो जाएगी, प्रोक्टाइटिस हो गया, बार बार स्टूल करने का दिल करेगा फ्लूइड के साथ। ठीक है। गैस्ट्रोएंटराइटिस होगी, स्टूल निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। उल्टियां निकलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारी स्वाभाविक क्रियाएं हैं। तो देखो जरा, अश्रु, शब्यथु, उद्गार, कास, मूत्र, पुरुष अनिले, स्वभाव बल प्रवृत्ते, कि स्वभाव से ही निकलते हैं, ये कोई याद करने की जरूरत नहीं। दूसरा, मांस अवगाढ़म शल्यम। कहाँ का शल्य बेटा? मांस अवगाढ़ शल्य। अगर मांस में गहरा शल्य हो गया है, ठीक है, और वो विदह्यमानम,
पाचित्वा प्रकोपा तस्य पुय शोणित बेगाद गोरवाद व पतती। कि भाई अगर मांसगत में अवगाढ़ शल्य कोई रुक गया है और उसमें पाक नहीं हो रहा, तो उसमें क्या करेंगे, पाचित्वा, उसका पाक करेंगे, उसको क्या करेंगे हम, पाक करेंगे। पूय शोणित बेगाद गोरबाद व पत्ती, कि पूय और शोणित, पूय पस थिक्कंड होती है ताकि वो उसको निकाल सके और बाहर को, ठीक है। तो पूय शोणित बेगत्वाद गोरवाद व पतती। फिर पक्वम अभिद्यमानम भेदेद, कि भाई पक्व हो गया जो, उसका क्या करेंगे हम, उसके बाद भेदन कर देंगे, ठीक है, चीरा मार देंगे उसका। जो पस पड़ गई जिसको, उसको क्या करेंगे हम, इंसीजन मारेंगे, पस को निकालेंगे। अब जिसको हमने भाई पक्वम अविद्यमानम भेद्याद धारेद, वाह, कि भाई अगर जो पस पड़ने के बाद भी जो खुद भेदन, खुद फटे ना, तो उसको हम क्या करेंगे, चीरा मारेंगे, ठीक है। अब भाई जिसको हमने चीरा मार दिया, ठीक है, और उसका पस बाहर नहीं निकल रहा, भिन्नम अनिर्मास निर्मान निरस्यमानम, कि भेदन कर दिया और वो भाई पस निकल नहीं रही, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसको पीड़िए पीड़नीय पीड़िएत पानी भ्याम, कि उसका पीड़न किसके किससे करना, पस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा एक पॉइंट को ढूंढते हैं, वहां पे इंसिजन मारते हैं छोटी, अगर बॉयल है किसी को तो हम क्या करते हैं, हल्का सा एक निडल से उठाते हैं उस जगह को और हल्का सा पीड़न कर देते हैं, अगर पस खुद बाहर नहीं निकल रही है। तो ये स्टेप्स हैं। पहला हमें, कि भाई स्वभाव से तो हमें पता चल गया, दूसरा नंबर पे स्टेप क्या आ गया, पाचन। पाचन के बाद हमने भाई पाचन किसका करना है, जो भाई खुद पाक नहीं प्राप्त कर रहे, उसको पाचन कर दिया। अब पाचन करने के बाद पस नहीं फट के बाहर निकली, तो हम क्या करेंगे, खुद भेदन नहीं हो रहा उसका, तो भेदन हम दारण हम भेदन हम करेंगे। फिर भेदन करने पर भी पस नहीं निकल रही है बाहर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पीड़न करना है। किससे पीड़न करना है बेटा, भाई हमें पीड़न करना है हाथी हाथों से, ठीक है। फिर आगे आओ भाई अगर अणु, ठीक है, अणु शल्य हैं कहीं पे, छोटे शल्य हैं, तो उनको कैसे निकालना है, अणु शल्य को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना। अणु अन्य ठीक है, अक्ष शल्यानी परिसेचन आदमान, इसको हाईलाइट करना, परिसेचन आदमान बाल वस्त्र पानी भी प्रमार्जित, कि भाई हमें किससे निकालना है इसको, परिसेचन करो, मतलब वहां पे टॉयलेटिंग करो। अगर मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास रोड साइड एक्सीडेंट का पेशेंट आता है, हम क्या करते हैं स्टिल आज, एनएस वॉश देते हैं सबसे पहले, कि भाई छोटे मोटे जितने भी कण हैं उनको बाहर निकालो, ठीक है, परिसेचन करो, ठीक है, आदमापन करो। फिर भाई बाल या वस्त्र हम गौज से, गौज को अंदर फेरते हैं गीला करके, ठीक है, ताकि भाई गौज के साथ सारे लग के आ जाए बाहर, ठीक है, भाई परमार्जन करते हैं। फिर आइए आगे, आहार शेष श्लेषमहीन अणुशल्यानी, ठीक है। अब इसको गोला कर लेना, कि भाई भोजन के समय अगर हमने क्या कर दिया, भाई हम बात बूत करना शुरू कर दी, तो हमारे क्या होता है बेटा, कि भाई रेस्पिरेटरी उसमें चला जाता है, ठीक है। फिर अब होगा क्या, श्वसन उत्कासन प्रधमन निर्धमेत, कि भाई हमें यहाँ पे क्या क्या लक्षण मिलते हैं हमें, कि भाई खांसने से भाई इसको खांस के निकालो, इसको भाई जोर जोर से सांस से बाहर निकालो, ऐसे ही बाहर को धक्का देते हैं, प्रधमन करने से निकालो। अगर अन्न के शल्यों को एंड में भाई किससे करने को बोल रखा, अन्न शल्यानी बमन अंगुली प्रतिमर्श प्रवृत्ति भी, कि भाई हमें उंगली लगाकर भाई हमें क्या करना है, उसको बमन कराना है, ठीक है। अगर आहार रूपी शल्य है पहला, तो वो श्वास का अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला गया है, ठीक है। अगर अन्न रूपी शल्य है, अगर भाई हमने खा लिया कुछ उल्टा पुल्टा और स्वाद भी नहीं लग रहा है, उल्टी मारने का दिल कर रहा है, तो उंगली से बमन कर दो, ठीक है। प्रतिमर्श प्रवृत्ति भी और प्रतिमर्श कर दो। अगर यही पकवाशे में है तो क्या कर देंगे हम बेटा, विरेचन, विरेचन, ठीक है। फिर व्रण दोष आशयगतानी प्रक्षालने, कि भाई हमें अगर हमें वो देखा कि आशय बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, प्रक्षालन करते हैं उसका, प्रक्षालन किसका करेंगे, व्रण दोष वाले का। फिर बात मूत्र पुरुष गर्भ संगेशु, कि भाई हवा रुक गया, पान वायु रुक गई है, मूत्र रुक गया है, पुरुष रुक गया है, या है चाहे मूड गर्भ या नॉर्मल गर्भ है उसका संग हो गया, तो हम प्रवाहनी कराते हैं ना, कि भाई जोर लगाओ, ठीक है। तो बात मूत्र पुरुष में हमें गर्भ संघ में हमें क्या कराना है, प्रवाहन कराने को बोल रखा है। फिर अगला आता है भाई
किस किस पे? भाई मारुत उदक सविष रुद्र दुष्ट स्तन्य, कि भाई हमारे पास वायु है, पानी है, भाई विष युक्त रक्त है, दुष्ट स्तन्य है, ठीक है, इनका हमें अचूषण करना है। तो हमारे हमारे पास अचूषण करने वाले कौन कौन से आए? मारुत उदक सविष रुद्र दुष्ट स्तन्य, इनका अचूषण करने को बोल रखा है। किससे? विषाणेर्वा, विषाणु किसको बोलते हैं? सिंह को। फिर अनुलोमम अनबद कर्मणम अल्प व्रण मुखस्य मुख अयस्कांतम, ठीक है, कि भाई अनुलोम और अनबबद जो है आपका अनुलोमन, अनबबद, करणहीन, अकरण लिखा ना, करणहीन और अल्प व्रण में, ठीक है, तो इनको और मुखगत व्रणों में हमें क्या, किसका प्रयोग करना? अयस्कांत का, ठीक है। और लास्ट में हृदय स्थित में हमें शोक रूपी शल्य को हर्षण से निकालना है, ठीक है। तो अब कौन कौन से तरीके बता रखे हैं? हर्षण, हृदयस्थ, अगर कोई शोक आदि है। अयस्कांत कहां पे प्रयोग करेंगे? अनुलोम, अनबबद, और तीसरा इंपॉर्टेंट है आपका, जो कर्ण वाला नहीं हो, अकर्णम, ठीक है, अल्प व्रण, मुखम, मुखमय, अगर छोटा मुंह में है तो उसमें अयस्कांत का प्रयोग करो। मारुतोदक और इसमें जो है इसमें अचूषण का प्रयोग करो। बात मूत्र पुरुष है, इसमें प्रवाहन का प्रयोग करो। भाई पक्वाशय में है, सॉरी, प्रक्षालन कहाँ करना है? व्रण दोष आशयगत है, पक्वाशयगत होगा तो विरेचन करेंगे। अगर अनुरूपी शल्य फंस गया है तो उंगली से बमन कराओ और प्रतिमर्श कराने को बोल रखा है। अगर भाई वो उसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला गया तो श्वास कास प्रधमन कराओ। फिर हमारा इसके बाद भाई अगर अणुशल्य है तो हमें प्रमार्जन करना है, किससे? परिसेचन आत्मापन, इन सब से प्रमार्जित, ठीक है, इंपॉर्टेंट है प्रमार्जन करना। फिर भाई अगर इस ऊपर से आते हैं स्वभाव से वाले, हमें क्लियर है, पाचना में किसका करना है आपको पता है। फिर इसके बाद भेदन किसका करना है? जो पचने के बाद फटे ना खुद, उसका भेदन करो। भेदन करने के बाद पीड़न किसका करेंगे? जिनका भाई भेदन करने पर भी जिनका भाई निकले ना पस बाहर, ठीक है। तो इन सब को हमें पीड़न करके निकालने को बोल रखा है। तो अब हमारे पास ये सारे के सारे 15 अनवबद्ध शल्यों के बेस जो है हमारे पास क्लियर हुए। फिर आइए आगे दोस्तों, आगे क्या बता रखा है? अब अगला श्लोक जो है, श्लोक नंबर 6, सर्वशल्यान शल्यानाम तु महतानाम अणुनाम वा द्वावेव आहरणम हेतु भवता, कि भाई सर्व शल्यों के महान और चाहे अणु हो, उनके दो ही रूट है निकालने के। कौन से? प्रतिलोमम अनुलोमश्च, ठीक है, प्रतिलोम और अनुलोम। क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। इसको ऐसे लिख लेना साइड में, ठीक है, ए फॉर पी, पी फॉर ए, ठीक है। ए फॉर पी का मतलब क्या? भाई अनुलोमन शल्य को प्राचीन और प्रतिलोम को अर्वाचीन, ठीक है। कैसे निकालना है? प्रतिलोम वाला जो है उसको भाई जो अर्वाचीन शल्य है, ठीक है, उसको कैसे निकालना हमें? प्रतिलोमम, ठीक है। अर्वाचीन मतलब जो भाई बड़ा दूर नहीं गया, प्राचीन जो बहुत डीप चला गया है। जो अर्वाचीन है, अर्वाचीन मतलब जैसे फर्ज किया कि यहां से स्किन में घुसा कोई चीज, और भाई वो अभी तक भाई दूसरी तरफ नहीं निकल रही है, मतलब भाई डीप ज्यादा नहीं हुई है, हार्डली भाई 1 सेंटीमीटर भी अंदर नहीं गई है, तो हम क्या करेंगे? उसको प्रतिलोम, जिस रूट से गया उसी रूट से बाहर निकाल देंगे। लेकिन जो डीप चला गया है, तो जो इधर से जा रहा है, इधर मेरे को बाहर दिख रहा है, तो मैं यहां से पीछे नहीं खींचूंगा, जो सेकंड ओपनिंग जहां पे बन रही है मैं वहां से उसको खींच के परे मार दूंगा, ठीक है, उसको अनुलोम बोलते हैं। तो अर्वाचीन को कैसे निकालना है? अनुलोमन से। और प्राचीन को कैसे निकालना है? अनुलोम से, ठीक है। तो दो प्रकार के शल्य निकालने की विधियां हैं, अनुलोम गति से या प्रतिलोम गति से। फिर आगे कुछ बता रखा है, तीसरी चीज भी क्या है, कि भाई उत्तुंडित, उत्तुंडित मतलब जो उठी हुई है, ठीक है, छित्वा, उत्तुंडित जो है उसको क्या करेंगे हम? भाई उत्तुंडित को हमें क्या करने को बोल रखा है? कि वो शल्य को निकाल दूसरी ओर छेदन करके हाथ से इधर उधर हिलाकर अनुलोम प्रतिलोम मार्ग से निकालना चाहिए। तो उत्तुंडित को कैसे निकालने को बोल रखा है? इसको हाईलाइट करना। उत्तुंडितम छित्वा निर्घातेत छेदनी मुखम, छेदनी मुखानी अपि कुक्षी बंक्षण, ये सारे के सारे च हस्त शक्यम यथा मार्गेण हस्तेन अपहर्तुम प्रत्येत, कि भाई इन्होंने क्या बोल रखा है? कि भाई इधर उधर हिलाकर कुक्षी बक्ष कक्षा बंक्षण परशुकांतर प्रदेश में फंसे हुए तीक्ष्ण धार वाले शल्यों को जो कि हाथ से निकल सके, उन्हीं मार्गों से हाथ से ही प्रतिलोम निकालने चाहिए। तो ये कैसे निकालने को बोल रखे हैं?
कुक्षी बक्ष कक्षा वंक्षण परशुकांतर में भाई सेम उसी उससे मतलब प्रतिलोम मार्ग से निकालो। फिर हस्तेन अपहर्तम अशक्यम विशस्य शस्त्रेण यंत्रेण उपहरेत, कि भाई इसको प्रथम शस्त्र से काटकर यंत्र से पकड़ कर निकालना चाहिए। अगर हाथ से निकलना मुश्किल है तो पहले क्या करेंगे कि भाई उसको विशस्य शस्त्रेण, फिर उसको यंत्र से पकड़ के निकालो। ठीक है। तो अब इसके बाद हमें क्या पता चला, ये हमारे पास तीन चीजें मिली। फिर एक चीज और इंपॉर्टेंट मार करने वाली है, ये ना आपका हाँ, ये उद्गत शल्य जो है, ये देखो इनको अनुलोम प्रतिलोम दोनों शब्द बोल रखा है। ठीक है। इनको दोनों उससे निकालने को बोल रखा है। ठीक है। किसको? उद्गत को। हमें पता ही है कि भाई अगर अर्वाचीन होगा तो प्रतिलोम गति से, ए फॉर पी, पी फॉर ए, मतलब प्राचीन है तो अनुलोम करके निकालना। ठीक है। जिस डायरेक्शन में तीर गया है, फर्ज किया तीर यहाँ पीछे से किसी ने मारा है और इस साइड निकलने लगा है, तो अनुलोम क्या होगा, मैं इस तरफ से निकालूं। ठीक है। जिस डायरेक्शन से तीर जा रहा आगे को, मैं आगे को खींचूं उसको। ठीक है। भाई अगर तो सुपरफिशियल है तो मैं कैसे निकालूंगा? प्रतिलोम। ठीक है। ये आपको कहानी समझ आ गई है। और उत्तुंडित में अनुलोम प्रतिलोम दोनों का प्रयोग करना है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट कौन से वाले तरीके से निकालना? हमें हाथों से अगर निकला तो हाथों से निकालो, अगर हाथों से नहीं निकल रहा कोई शल्य तो शस्त्र से काटकर फिर यंत्र से पकड़ के उसके बाहर निकालना। फिर आगे कि भाई हम अब शल्य निकालते समय अगर पेशेंट को आ गई मूर्छा, ठीक है, शीतेन जलेन मूर्छन्ते अवसेचेत, हाईलाइट कर लेना, शीतल जल से मूर्छित व्यक्ति की अवसेचन करना चाहिए। सनक्षेद मर्माणी, ठीक है, तो हमारे पास एक शीतल जल से वो करना, दूसरा मर्मों की रक्षा करो। ठीक है। मुहुराश्वासेस तब तब। फिर आइए, तथा शल्यम उद्धृत्य निर्लोहितम व्रणम कृत्वा, ठीक है, अब शल्य निकालने के बाद, ठीक है, शल्यम उद्धृत्य निर्लोहितम व्रणम, कि व्रण को आपने निर्लोहित कर दिया, कि उसमें रक्त है नहीं है। ठीक है। स्वेद दाह अग्नि घृतम प्रवृत्ति संस्वेद्य विदह्य प्रदेह्य सर्पी मधुभ्याम बदद्वा आचर्यकम उपदिशेत, किससे बांधने को बोल रखा है? पट्टी। भाई सर्पी और मधु के साथ वहां डाल के व्रण में उसकी पट्टी कर दो। फिर शिरा स्नायु विलग्नम शलाका भीर विपच्च विमोच्यापनेत शब्यथु ग्रस्तम बारंगम समव पीड़े शब्यथुम दुर्बल बारंगम कुशादि वीर बद्वा। अब इन्होंने क्या बोल रखा कि सिरा और स्नायु में बद्ध जो होंगे, अब अगला क्या है, सिरा स्नायु में जो हमारे शल्य हैं उनको कैसे निकालना चाहिए? शलाका आदि वीर। ठीक है। किससे निकालने को बोल रखा है? शलाका आदि से निकालने को बोल रखा है। ठीक है। फिर अगला, शब्यथु ग्रस्त बारंगम, ठीक है, कि भाई जहां पे शोथ है किसी को, वहां पे किसी को तीर फंसा हुआ है, तो सम अब पीड़े शब्द तुम, ठीक है, उसको आपने क्या करना है? आपको पीड़न करके निकालना है। ठीक है। अगर भाई बाण फंसा हुआ किसी शोथ वाली जगह पे, तो हमें कैसे निकालना है उसको बेटा? सम अब पीड्य, ठीक है, इसको पीड़न करके शोथ का। फिर आगे, दुर्बल बारंगम, अगर भाई दुर्बल बारंग है कहीं पे, दुर्बल बारंग का कहने का मतलब कि भाई ऐसे ही ढीला है थोड़ा सा, तो हमें किससे निकालना है? कुशादि वीर बद्वा। ठीक है। तो किससे बांध के निकालने को बोल रखा है? कुशादि से। ठीक है। फिर आगे आइए, हृदय में शल्याग्र है, हृदय अभिमतो, ठीक है, अभिमतो नहीं, हृदयम भीतो वर्तमानम शल्य, मतलब हृदय के बीच में अगर शल्य है, शीतम जलम उद्वेजिता, तो अब हृदय वाले शल्य के बारे में क्या बोल रखा है? पहला नंबर, शीतल जल से उद्वेजित करो। फिर अपहरेद यथा मार्गम, यथा मार्ग से अपहरण करना है, गोला कर लेना, अपहरेद यथा मार्गम, ठीक है, मतलब प्रतिलोम निकालना है इसको। दुरुपहरंत मान्यतम आपद्यमान पाटित्व बोध्यते, बोला यदि वह मार्ग यथा मार्ग से ना निकल सके तो अन्य स्थान में थोड़ा छेदन करके निकाल देना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पास ये शल्य निकालने की विधियां, इसके आगे की विधियां जो है हम कल करेंगे। कल एक छोटा सा अष्टांग हृदय का भी पाठ लिख लेंगे। ठीक है। इसके बाद तो कल सीधा ही हम 33वें चैप्टर में पहुंच जाएंगे, 33वें 34वें में, मतलब 35 में भी जा सकते हैं सीधा ही, क्योंकि ये बीच वाला जो
हैं चैप्टर्स। यहाँ पे बेटा जो है अरिस्टों का वर्णन मिलता है हमें। और अरिस्टों का बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि अरिस्ट हमने चरक में ज्यादा अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी करेंगे इनके भी, लेकिन हम इनको ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।